नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 बार्क एनपीसीआईएल सेल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, ये सीरीज जो है टॉपिक वाइज है। आज के टॉपिक में हमने ट्रांसफार्मर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है, जो कि हमने और प्रश्न कर लिए हैं। आज हम 160 नंबर प्रश्न से करेंगे। इसके आगे के प्रश्न को इसी वीडियो में हम हल करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है, वो सारे प्रश्न नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, एक विशिष्ट परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर जिसका प्रयोग असंतुलित संकेतों को संतुलित संकेतों में परिवर्तित करने में होता है, वह है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि बलून है। ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं। फिर से एक बार आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि एक विशिष्ट परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर जिसका प्रयोग असंतुलित संकेतों के संतुलित संकेतों में परिवर्तित करने में होता है, वह बलून है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सवाल है। और दोस्तों, जब सवाल आ जाए तो आप रफ और पेन लेकर अपने पास ज़रूर बैठा करें। पहले तो आप मान लो वीडियो को रोक कर सवाल किया करें, फिर बाद में। खैर, ये तो सवाल नहीं है, इसे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, हम आपको बता देते हैं ये प्रश्न आपको। जैसे कि 100 वाट और 200 वोल्ट का एक प्रताप दीप्त बल्ब 220 वोल्ट और 20 केवीए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ सीरीज में लगा है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जब विवृत परिपथ हो जाए तब बल्ब क्या होगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि सामान्य चमक से कम ग्लो करेगा। ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में परिपथ खुला होने के कारण प्राइमरी साइड की धारा कम हो जाएगी तथा बल्ब अपने सामान्य चमक से कम ग्लो करेगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में है। क्या होता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि प्राइमरी में टर्न की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न की संख्या अधिक होती है। चलिए, व्याख्या देख लेते हैं। आपका यहाँ पर दिया गया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में टर्न की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न की संख्या अधिक होती है, यानी लपेटों की संख्या अधिक होती है। तथा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में टर्न की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न कम होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ट्रांसफार्मर की कोर में भौर धारा हानियाँ निम्नलिखित द्वारा घटाई जा सकती हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि पटलनों की मोटाई घटाकर। ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न देख जाने से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी व्याख्या दी गई। इसमें आपको फार्मूले भी याद रखना होगा। ट्रांसफार्मर की कोर में भौर धारा हानियाँ पटलनों की मोटाई घटाकर कम की जा सकती है। भौर धारा हानि का फार्मूला आप देख सकते हैं, जहाँ की यहाँ पर बी मैक्सिमम बराबर अधिकतम फ्लक्स घनत्व यहाँ पर दिया गया है। ये फार्मूला आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में उठकर आता है। चलिए, बाकी आप देख लेना। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न जाने से पहले थोड़ी और व्याख्या देख लेते हैं, जो कि उपरोक्त सूत्र से यहाँ पर स्पष्ट है कि भौर धारा हानियाँ पटलों की मोटाई के वर्ग के समानुपाती होती है। अतः यदि पटलों की मोटाई कम कर दी जाए तो भौर धारा हानियाँ कम की जा सकती हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर आयल का कार्य है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि इंसुलेशन और कूलिंग देना। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, ट्रांसफार्मर में तेल वायु की अपेक्षा विद्युत रोधी तथा अच्छा ताप चालक है। तथा ट्रांसफार्मर तेल में ट्रांसफार्मर की कूलिंग भी
की जाती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि वुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर की निम्नलिखित से सुरक्षा करता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा सभी किस्म के आंतरिक दोष, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि हमने आपको बता दिया वुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर की सभी किस्म के आंतरिक दोष से सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में ना आ रहा हो तब सेकेंडरी होनी चाहिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि शॉर्ट सर्किट यानी लघु परिपथित होनी चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं एक बार फिर से, जो कि करंट ट्रांसफार्मर जब यानी सीटी जब प्रयोग में ना आ रहा हो तब सेकेंडरी लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट होना चाहिए। यदि द्वितीयक को वाइंडिंग को खुला रखा गया हो तो द्वितीय कुंडलन यानी वाइंडिंग में अत्यधिक उच्च वोल्टता उत्पन्न होगी, जो वहां कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए घातक हो सकती है। इसके साथ ट्रांसफार्मर की क्रोड भी अधिक संतृप्त होकर अपना चुंबकीय गुण सदैव के लिए नष्ट कर देगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों वीडियो तनिक भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप इसमें से कैसे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं कि आप यूपीपीसीएल TG2 में सिलेक्ट हो जाएं। इसी चैनल पर अभी हम बताएंगे कि आप कहां से तैयारी करें और कितनी बढ़िया तैयारी आप कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि ट्रांसफार्मरों की सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्नलिखित पर निर्भर करता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आवृत्ति फ्लक्स और सेकेंडरी में टर्न की संख्या पर, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल आवृत्ति फ्लक्स और सेकेंडरी में टर्न की संख्या पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस माप यंत्र के साथ किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि एमीटर वोल्ट मीटर दोनों में करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न जाने से पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे कि करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग एमीटर तथा वोल्ट मीटर दोनों माप यंत्रों के साथ किया जाता है। सामान्यतः सीटी का प्रयोग एमीटर के साथ किया जाता है। यदि इसे वोल्ट मीटर के साथ जोड़ा जाए तो वोल्ट मीटर का ज्ञात प्रतिरोध तथा धारा का गुणनफल से IR यानी वोल्टेज इंटू धारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसे वोल्ट मीटर की रीडिंग पर विभव पढ़ा जा सकता है। ये इसकी व्याख्या थी। चलिए, अगला प्रश्न जरा कम दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको मैंने ज़रूर करना, थोड़ा आज हमने अंधेरे में PDF बनाई है तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जैसे कि आपका प्रश्न दिया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से वृद्धि करता है। दोस्तों आपका प्रश्न है, ध्यान से सुन लीजिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में वृद्धि करता है। सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि वोल्टेज में वृद्धि करता है, ये इसका सही उत्तर है। एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज में वृद्धि करता है तथा धारा में कमी करता है। चलिए, अगला आपका दिया गया है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पूर्ण भार ताम्र हानि किस परीक्षण से ज्ञात हो सकती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा शॉर्ट सर्किट परीक्षण द्वारा यानी लघु पथन परीक्षण द्वारा हम ज्ञात करते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। जैसा कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर ताम्र हानि लघु पथन परीक्षण से ज्ञात किया जा सकता है। अगला आपका दिया गया है जो कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वितीयक यानी सेकेंडरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। राइट आंसर आपका हो जाएगा वोल्टता बढ़ती है, धारा कम होती है और KVA स्थिर रहता है। चलिए, व्याख्या के माध्यम से आपको और जानकारी देते हैं। जैसे कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक के संदर्भ में वोल्टता बढ़ती है, धारा कम होती है, KVA स्थिर रहता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडलन में फेरों की संख्या प्राथमिक की अपेक्षा अधिक होती है। अगला आपको दिया गया है जो कि ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर का क्या कार्य है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि
वोल्टा अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी व्याख्या दी गई। यहाँ से आपके कई प्रश्न क्लियर होंगे, ध्यान से देखना दोस्तों। जैसा कि ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर का कार्य वोल्टा अनुपात के भार के अनुसार नियंत्रित करना, ये एक प्रश्न बन गया। और यह एक प्रकार का सिलेक्टर स्विच है जो ट्रांसफार्मर की उच्च वोल्टा कुंडलन यानी वाइंडिंग के टर्नों के साथ जुड़ा होता है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। और इसकी सहायता से टर्नों की संख्या परिवर्तित करके ट्रांसफार्मर को निर्गत वोल्टा को नियंत्रित किया जाता है। इसके निर्गत वोल्टा में लगभग ±5% परिवर्तन किया जा सकता है। आगे देखते हैं। और इसे ट्रांसफार्मर की ओर चैनल के ऊपर क्षैतिज रूप से अथवा ट्रांसफार्मर टैंक की दीवार के साथ ऊर्ध्वाधर रूप में स्थापित किया जाता है। अगला आपका दिया गया है, जो कि एक स्वपरिणामित यानी ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रमुख उपयोग क्या है। दोस्तों ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं एक बार फिर से आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक स्वपरिणामित यानी ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रमुख उपयोग क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना, ये इसका सही उत्तर है। सही उत्तर आपका परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना राइट आंसर है। व्याख्या के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि एक ट्रांसफार्मर का प्रमुख उपयोग परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक कुंडली होती है जो प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों कुंडलनों का कार्य करती है। ऑटो ट्रांसफार्मर उस स्थिति में अधिक उपयोग होते हैं जहां रूपांतरण अनुपात कम हो। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही भाग पर दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से विद्युत रोधित होते हैं। अगला आपको दिया गया है, एकल फेज यानी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के द्वितीयक का वाइंडिंग करते समय निम्न में से किस पर विचार किया जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी फेरा अनुपात, ये इसका सही उत्तर होगा। एक फेज ट्रांसफार्मर के द्वितीयक का कुंडलन करते यानी वाइंडिंग करते समय फेरा अनुपात यानी टर्न रेशियो पर विचार किया जाता है। अगला है, एक यंत्रीय ट्रांसफार्मर के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही उत्तर आपका हो जाएगा धारा ट्रांसफार्मर का द्वितीयक यानी सेकेंडरी कभी भी खुला यानी ओपन नहीं होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन यानी पैरेलल ऑपरेशन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। सही उत्तर आपका हो जाएगा बराबर ध्रुवता यानी सेम पोलैरिटी, ये इसका सही उत्तर है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए बराबर ध्रुवता का होना आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है, दो ट्रांसफार्मर जब समांतर में प्रचालित होते हैं तो वे आपस में भार के किस आधार पर लेते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि केवीए सन्निधारण पर, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या के माध्यम से फिर से आपको बताना चाहेंगे, दो ट्रांसफार्मर जब समांतर में प्रचालित होते हैं तो वे आपस में भार केवीए सन्निधारण पर लेते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ट्रांसफार्मर तेल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। सही उत्तर जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राइमरी आयल को ठंडा करना, ये तो इसका कार्य है, और सेकेंडरी कॉयल को ठंडा करना, ये भी सही है, और अतिरिक्त इंसुलेशन प्रदान करना, ये भी सही है। जबकि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी प्रेरक युग्मन प्रदान करना, ये इसका सही उत्तर नहीं है। चलिए व्याख्या के माध्यम से फिर आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि ट्रांसफार्मर तेल का मुख्य कार्य ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का शीतलन करना है तथा साथ ही साथ वाइंडिंग को अतिरिक्त इंसुलेशन प्रदान करना। ट्रांसफार्मर आयल को खनिज तेल यानी मिनरल आयल, इंसुलेटिंग आयल, ट्रांसफार्मर आयल आदि नामों के नाम से जाना जाता है। प्रेरक युग्मन के लिए ट्रांसफार्मर में कोर का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका दिया गया है, जो कि ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ निम्नलिखित में होती हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि वाइंडिंग, ये इसका सही उत्तर होगा। ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ वाइंडिंग में होती हैं तथा ट्रांसफार्मर में लौह हानियाँ कोर में होती हैं।
लव हानियों के अंतर्गत भावर धारा हानि तथा हिस्टैरिसीस हानियाँ आती हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपका यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम अगले महीने में संभावित है और दोस्तों आप अगर से अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो मान लो आपका सिलेक्शन हो सकता है रुक जाए। इसीलिए दोस्तों आप सिलेक्शन के काफ़ी करीब जाने के लिए आपको हद से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि दोस्तों इस समय देख ही रहे हो कंपटीशन कितना काफ़ी बढ़ गया है और इस कंपटीशन की दुनिया में आपको मान लो अधिक से अधिक तैयारी करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे चैनल पर भी काफ़ी तैयारी कराई जा रही है। चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, हमने एक ही वीडियो में सभी टॉपिक से 150 प्रश्नों को लिया है। जैसा कि हम आपको बता देते हैं वीडियो को रोककर, जो कि यहाँ पर दिया गया है। चलिए, आपको सिंपल सा यूट्यूब पर के एग्ज़ाम फाइट चैनल सर्च करना है, जो कि इस प्रकार का आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में हमने कितनी सारी वीडियो बनाकर डाला है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर यूथ कंपटीशन का सॉल्यूशन दिया गया है, जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट सहित दिया गया है। इसमें हमने मशीनों को टॉपिक को कवर किया है, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में मशीनों से लेकर आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हमने इसमें कवर किया है। और दोस्तों सबसे मेन वीडियो आपकी ये है, जो कि हमने सभी वीडियो में 150 से ज़्यादा प्रश्नों को किया है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि दिया गया है। हमने वीडियो नंबर 1 से लगाकर सभी मान लो 41 वीडियो हमने डाली हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी वीडियो हैं, आप यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करें। अगर अच्छा लग रहा है तो देखना, नहीं अच्छा लग रहा है तो आप सिंपल सा बाहर आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आप दूसरे चैनल से पढ़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग जाता है तो मुझे लगता है अगर आप ये 40 वीडियो देख लेते हैं, 40-41 वीडियो, तो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आपका ना निकल पाए। इसीलिए दोस्तों मैं आपको जोर दे रहा हूँ, आपके अंतिम टाइम पर लगभग आपका जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए आपको ये सारी वीडियो 2 से 3 बार ज़रूर देख लेंगे। एक दिन में वीडियो 2 से 3 वीडियो देखेंगे तो मान लो आपका 15-20 दिन में पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि इसमें आप लास्ट मान लो 5 से 6 दिन रह जाएंगे तो 4-4, 5-5 वीडियो चलाकर इसे पूरा रिवाइज कर सकते हैं। आपका पूरा कॉन्सेप्ट इसमें ज़रूर क्लियर हो जाएगा। चलिए और बता देते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर इसके अलावा हमने 3000 प्रश्नों को इसमें कवर किया है, जो कि इसकी 21 वीडियो के माध्यम से इसमें भी 150 प्रश्न हमने रखे हैं। इसमें तो कम से कम 41 वीडियो में हमने 5 से 6 हज़ार प्रश्नों को कवर किया है। और अगर आपको टॉपिक वाइज पूरा पढ़ना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि प्लेलिस्ट बनी है यूपीपीसीएल, यहाँ पर देख सकते हैं यूपीपीसीएल TG2 इलेक्ट्रीशियन थ्योरी यूथ कंपटीशन बुक के नाम पर प्लेलिस्ट बनी है। यहाँ पर आप जाएंगे तो पूरी वीडियो सर्च करेंगे, सब वीडियो आपको मिल जाएगी वीडियो नंबर 1 से, यानी शुरुआत से आपके वीडियो पूरे इसमें दिए गए हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी वीडियो आप देखकर अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। चलिए यही था आपको बताने के लिए, हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं यह सारी बात को छोड़कर। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएल TG2 या अदर कोई एग्ज़ाम की, यहाँ से ज़रूर पढ़ें अगर अच्छा लगता है तो। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहीं पर से थे, लगभग हमने यहीं तक प्रश्नों की किया है। अब इसके आगे के प्रश्नों को करते हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ निम्नलिखित में होती हैं, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाइंडिंग, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ वाइंडिंग में होती हैं तथा ट्रांसफार्मर में लव हानियाँ क्रोड में होती हैं। लव हानियों के अंतर्गत भंवर धारा हानि तथा हिस्टैरिसीस हानियाँ आती हैं। अगला आपका दिया गया है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है, सही उत्तर अनंत होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, समांतर प्रचालन के लिए संभव 3 से लेकर 3 फेज ट्रांसफार्मर संबंधन है, सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं स्टार से डेल्टा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं समांतर प्रचालन के लिए संभव 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए होता है, जो कि यहाँ पर जान सकते हैं आप, यहाँ पर दिया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर डेल्टा से स्टार है, राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों हमने बोल दिया
स्टार से डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा से स्टार है। चलिए, वो तो मोटर में होता है स्टार से डेल्टा। जैसे कि ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर दिखाई देता है? सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, बुशिंग, ये इसका सही उत्तर है। ट्रांसफार्मर में बुशिंग बाहर से दिखाई देती है तथा कोरोड और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग आंतरिक भाग होते हैं। अगला है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ट्रांसफार्मर निम्नलिखित पर कार्य करता है? सही उत्तर केवल एसी पर कार्य करता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता निम्नलिखित से अधिक होनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 98% से अधिक होनी चाहिए, राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ट्रांसफार्मर के अच्छे शीतलन द्रव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना आवश्यक नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हवा में रखने पर सरलतापूर्वक आर्द्रता अवशोषण, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं आपकी जो कि दी गई है यहाँ पर, ट्रांसफार्मर में अच्छे शीतलन द्रव के लिए हवा में रखने पर सफलतापूर्वक आर्द्रता अवशोषण का गुण होना आवश्यक नहीं है। और ट्रांसफार्मर का तेल न्यूनतम कौन बिंदु यानी 140 डिग्री सेल्सियस, विशिष्ट गुरुत्व 0.85 से लेकर 1.88 तथा अधिकतम बहाव बिंदु 90 डिग्री सेल्सियस तथा 27 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम अम्लीयता 0.05 mg यानी मिलीग्राम, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कीच मान 1.2% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ट्रांसफार्मर ऑयल में पानी की अधिकतम मात्रा 50 ppm होनी चाहिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न समान होने चाहिए, ये आपकी अनिवार्य नहीं है। जबकि दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफार्मर की ध्रुवता समान होनी चाहिए, समान वोल्टेज अनुपात होना चाहिए, समान प्रतिशत प्रतिबाधा होनी चाहिए, जबकि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए समान ध्रुवता, समान वोल्टेज अनुपात तथा समान प्रतिशत प्रतिबाधा होनी चाहिए। प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न समान होना कोई आवश्यक नहीं है। अगला है, ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अतप्त विलयित कण विन्यस्त इस्पात, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री अतप्त विलयित कण विन्यस्त इस्पात यानी CRGO है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, इसकी सही व्याख्या थी, ट्रांसफार्मर रेटिंग को आमतौर पर निम्नलिखित में से व्यक्त किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट एम्पियर, ये इसका सही उत्तर होगा। ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है आमतौर पर वोल्ट एम्पियर में व्यक्त की जाती है, जो कि आपको सभी को पता होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियाँ निम्नलिखित द्वारा कम की जा सकती हैं? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि स्टील लेमिनेशनों का सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियाँ स्टील लेमिनेशनों का सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके कम की जा सकती हैं। अगला है, किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल निम्नलिखित रूप में कार्य करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि धारा ट्रांसफार्मर यानी CT की प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर होती है? सही उत्तर 1 से 5 होती है, ये इसका सही उत्तर है। धारा ट्रांसफार्मर यानी CT में प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर 1 से 5 तक होती है। अगला है, बुकोल्ज रिले का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफार्मर के बचाव के लिए किया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। बुकोल्ज रिले का प्रयोग ट्रांसफार्मर के बचाव के लिए किया जाता है, यह ट्रांसफार्मर में होने वाले आंतरिक दोषों से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है, अगला आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़ें, फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर को निम्नलिखित में अंगीकृत किया गया है। चलिए, हम आपको बता देते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर
डबल यहाँ पर जैसा कि सिंगल फेज और 3 फेज, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। व्याख्या के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर को सिंगल फेज ट्रांसफार्मर तथा 3 फेज में वर्गीकृत किया जाता है। अगला आपको प्रश्न दिया गया है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स है, सही उत्तर कम होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, जो कि आपकी दी गई है व्याख्या, काफ़ी अच्छी व्याख्या है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स कम होता है। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में 2 समांतर चुंबकीय मार्ग स्थापित होते हैं। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर सिंगल फेज सप्लाई में वोल्टेज स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में केवल एक चुंबकीय मार्ग स्थापित होता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में उच्च वोल्टेज पर निम्न आउटपुट शक्ति प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला आपको दिया गया है, जैसा कि दूसरों की तुलना में बैरी टाइप ट्रांसफार्मर समानतः हैं, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ठंडे एवं उच्च शक्ति क्षमता वाले होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि दूसरों की तुलना में बैरी टाइप ट्रांसफार्मर समानतः ठंडे एवं उच्च शक्ति क्षमता वाले होते हैं। अगला है, आयल ब्लास्ट कूलिंग किस क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग किया जाता है, सही उत्तर जो कि 500 किलोवोल्ट एम्पियर, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम दीप्ति बिंदु यानी फ्लैश पॉइंट होना चाहिए, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 140 डिग्री सेल्सियस, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया है, ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम दीप्ति बिंदु जो है यानी फ्लैश पॉइंट 140 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तथा ट्रांसफार्मर का अवशोषित यानी अपेक्षित ट्रांसफार्मर का अपेक्षित घनत्व जो है 0.85 से लेकर 1.88 और 1.88 तक और अधिकतम बहाव बिंदु 90 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम अम्लीयता 0.05 मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट था। चलिए दोस्तों, आज के इतने ही थे हमारे प्रश्न जो कि कंप्लीट हुए, और आप जो बचे हुए प्रश्न हैं वो अगली वीडियो में करेंगे। और दोस्तों, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप, क्योंकि आपका यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए आप जोर तोड़ से तैयारी शुरू कर दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे फालतू में, कोई चांस फिर जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी भी देख रहे हैं, बार बार प्राइवेट चिल्ला रहे हैं। अगर दोस्तों इसमें आपका हो जाता है तो मान लो बहुत अच्छा चांस है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।